हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। आज हम पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग, जो केमिस्ट्री का 9th क्लास का चैप्टर है। मैटर की बेसिक डेफिनेशन है द मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, और ये हम पढ़ चुके हैं बचपन से। उसी को आज भी हमें याद रखना है। आज हम ये देखेंगे कि मैटर एक्चुअली बना किन चीज़ों से होता है और मैटर के पार्टिकल जो होते हैं उनका नेचर क्या है। तो मैटर जो है वो पार्टिकुलेट नेचर का होता है। पार्टिकुलेट नेचर यानी इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, इट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी है। तो बेसिकली मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, दे आर वेरी टाइनी, प्लस दे आर नॉट कंटिन्यूस। नॉट कंटिन्यूस मतलब वो एक दूसरे से जुड़ के नहीं लगे हुए होते, दे आर रैंडम, यानी कोई यहाँ है तो दूसरा यहाँ होगा, तीसरा यहाँ होगा, चौथा यहाँ होगा। तो इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, इट इज़ ऑफ पार्टिकुलेट नेचर। दूसरा, जो हमारे जो पार्टिकल हैं मैटर के, उनकी 3 बेसिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगी। स्पेस होने का मतलब है उनके बीच में जगह है, ठीक है। जैसे हमने कहा ऑब्वियसली कंटिन्यूस नहीं है तो ऑब्वियसली इनके बीच में जगह होगी, फाइन। सेकेंड चीज़ ये है कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये हमेशा मूवमेंट उनके अंदर हो रहा होता है, हमेशा वो चल रहे होते हैं, दे आर इन कंटिन्यूस मोशन। तो डेफिनेटली दे आर नॉट स्टैटिक, वो एक जगह पे नहीं रुके हुए, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब ये अट्रैक्ट ईच अदर तो हमें इसी से समझ में आ गया कि भाई वो जब मूव कर रहे थे ऑब्वियसली देयर इज सम फोर्स दैट इज लेटिंग देम मूव। तो वो फोर्स जो थी, जो उन्हें अलाउ कर रही थी मूवमेंट, वो इट इज़ ड्यू टू दिस अट्रैक्शन, इट इज़ अट्रैक्शन टूवर्ड्स ईच अदर, यानी पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तभी वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, एंड दैट्स हाउ दे मूव, फाइन। नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट दीज प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आर। तो हम समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने पानी लिया, उसमें हम शुगर जैसे अगर डिज़ोल्व करना चाह रहे हैं, तो पानी जो होता है इट इज़ वाटर मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं बेसिकली दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ योर मैटर। तो दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ योर मैटर। अब इनके हमने इसमें पढ़ा कि देयर इज सम स्पेस इन ऑल दीज पार्टिकल्स, बिटवीन दीज पार्टिकल्स देयर इज स्पेस, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इन मॉलिक्यूल्स के, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में मैंने शुगर डाल दी या सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट हम डालते हैं तो थोड़ा सा उसे स्टिर करते हैं और वो सॉल्ट गायब हो जाता है। वो सॉल्ट क्यों गायब हो जाता है? बिकॉज इट कम्स एंड ऑक्यूपाइज द स्पेसेस बिटवीन दीज पार्टिकल्स। इससे ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो मैटर है उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी नया पार्टिकल आता है, कोई भी नया मैटर आता है, उसको अपने अंदर रख लेता है, एंड दैट इज़ हाउ दे फॉर्म अ मिक्सचर। तो हम मिक्सचर इसी तरह से बनाते हैं, क्योंकि एक दो चीज़ों का मिक्सचर अगर बनेगा, ए का बी के साथ अगर मिक्सचर बनना है तो या तो ए में स्पेसेस हों या बी में स्पेसेस हों। अगर ए में स्पेस है तो वो बी को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेगा। ए के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे, दे विल हैव स्पेसेस बिटवीन देम, एंड बी के पार्टिकल विल कम एंड दे ऑक्यूपाई दी स्पेसेस बिटवीन द ए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इससे हमें प्रूव हो गया देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। प्लस हम इनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। यू कैन नॉट सी द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पानी दिखता है लेकिन उसके मॉलिक्यूल्स हमें नहीं दिखते ना, कि ये H2O मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ ऐसे। तो दैट इज़ वाई वी से दैट हम उसे नेकेड आई से नहीं देख सकते। सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, हमने कहा अभी कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, वो मोशन में होते हैं, दे हैव सम एनर्जी दैट इज़ मेकिंग देम मूव। अब भाई मैंने उसको अगर मोशन में है कोई चीज़ तो डेफिनेटली उस पर कोई एनर्जी लग रही होगी, उसके पास कहीं से एनर्जी आई होगी, तभी वो मोशन में है। तो मोशन वाली एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई पार्टिकल या दुनिया में कोई भी चीज़ अगर किसी मोशन में होगी तो उसे हम कहेंगे कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कम्स ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसी कोई भी चीज़ मोशन में आएगी उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। हम कहते हैं ना एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब वो रेस्ट पे था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जैसे वो मोशन में आया उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई, यानी पोटेंशियल एनर्जी से एनर्जी कन्वर्ट हो गई इनटू काइनेटिक एनर्जी। देयर इज ओनली कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। तो जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं।
तो होता क्या है कि हमारे जो पार्टिकल्स हैं वो क्योंकि कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं रैंडम डायरेक्शंस में, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो इस रैंडम मूवमेंट की वजह से हम अगर दो मिक्सचर प्रिपेयर करना चाहें, जैसे पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में हमने करा कि सॉल्ट जो है पानी में डाला, फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमने स्टिर करा। स्टिर करने से क्या हुआ, इनका मोशन यानी उनको काइनेटिक एनर्जी मिल गई एक्स्ट्रा, बाहर से एडिशनल काइनेटिक एनर्जी मिल गई। या कभी कभी हम ये भी करते हैं कि हम हीट प्रोवाइड कर देते हैं। हमने कोई चीज़ डाली, शुगर डाली उसमें पानी में, और फिर हमने उसे हीट दी। तो ये हीट क्या करती है, ये हीट एक एनर्जी है, ये जब इन पार्टिकल्स के पास पहुंचती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, एंड इट अलाउज देम टू मूव फास्टर। और जब ये फास्टर मूव करते हैं तो इनकी इंटरमिक्सिंग ज़्यादा ईजी हो जाती है। हेंस क्या होता है, दे कम्प्लीटली डिजोल्व द पार्टिकल एंड फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर। यूनिफॉर्म मतलब एक बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा। जो तुमने शुगर डाली थी वो तुम्हारे वाटर में बहुत आप अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। यू कैन नॉट सेपरेट शुगर फ्रॉम वाटर, तो उसे कहेंगे यूनिफॉर्म मिक्सचर बन गया आपका। ओके, तो काइनेटिक हम दो तरीके से हम ज़्यादातर प्रोवाइड करते हैं, या तो हमने हीट एनर्जी दे दी एक्स्ट्रा बाहर से, या फिर हम जो है मैकेनिकल एनर्जी थ्रू हम स्टिरिंग, जब हम स्टिर करते हैं कोई चीज़, स्टिर करा हमने बाहर से, तो दैट इज़ योर मैकेनिकल एनर्जी। तो दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी दे कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी व्हेन दे रीच द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सिंपल, ठीक। दैट इज़ हाउ दे इंटरमिक्स एंड दे फॉर्म अ मिक्सचर। ऑल राइट, एंड इसी प्रोसेस से, ये इनके कंटिन्यूस मोशन की वजह से ही देयर इज़ अ लॉट ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन आर एयर। एयर जो है उसमें हमारे पास डिफरेंट गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, देयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो these gases are present together only because they are intermixed due to this continuous motion of their particles, ठीक है। और किसी भी दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स, यानी सपोज मेरे पास एक ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, ऑक्सीजन गैस के, और दूसरे मेरे पास हैं CO2 गैस के, इन दोनों के पार्टिकल्स को मिक्स करना है अगर मुझे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स टुगेदर, एंड डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर जब हम हीट प्रोवाइड कर दें। हीट प्रोवाइड करने से बेसिकली मतलब ये कि आप एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हैं, एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को अपने, तो उससे क्या होता है, एनर्जी बढ़ जाती है सिस्टम की और उनका इंटरमिक्सिंग भी तेज़ हो जाती है। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रॉपर्टी of matter, particles of the matter, that is they attract each other। अब अट्रैक्शन कर रहे हैं यानी एक दूसरे को अपने तरफ खींच रहे हैं, यानी एक पार्टिकल A है, दूसरा पार्टिकल B है, वो A पार्टिकल B पार्टिकल को अपनी तरफ खींचेगा, और इसी खींचने की वजह से दे आर कंटिन्यूसली इन मोशन, ठीक है। दे आर ऑलवेज हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमेशा वो एक दूसरे से एक कॉम्प्लेक्स जो बनाते हैं ना कि वो एक दूसरे से अटैच्ड हैं अगर, तो इट इज़ ड्यू टू द रीज़न कि वो किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एक दूसरे से स्टिक करे हुए हैं, चिपके हुए हैं। ऑल राइट, एंड दीज द अमाउंट ऑफ फोर्स जो होती है कि कौन कितने फोर्स अट्रैक्ट करेगा पार्टिकल्स, जैसे ऑक्सीजन के पार्टिकल्स का नेचर अलग होगा, ठीक, वाटर के पार्टिकल्स का नेचर अलग होगा, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो डिफरेंट होगी इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो डिफरेंट पार्टिकल्स विल हैव डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑल राइट, एंड दिस बेसिस, ऑन दिस बेसिस वी डिवाइड आवर मैटर इनटू 3 डिफरेंट स्टेट्स। वो 3 डिफरेंट स्टेट्स हम आगे पढ़ेंगे, विच आर गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। और इसी से हमें पता चला कि सॉलिड में ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें फोर्स हमें एक्स्ट्रा बाहर से ज़्यादा लगानी पड़ती है, एक्सटर्नल फोर्स, अगर हमें उसके पार्टिकल्स को मूव करवाना हो, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो बहुत टाइटली हेल्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। अब जब बाहर से हम कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएंगे तभी दे विल मूव, अदरवाइज दे विल नॉट मूव, राइट। तो इससे हमें ये क्लियर हो गया कि सॉलिड जो होता है वो सॉलिड क्यों होता है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है ये हमें कैसे पता चला, कि हमें उसके पार्टिकल्स को मूव करवाने के लिए बाहर से फोर्स बहुत एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। ऑल राइट,
सो सिमिलरली लिक्विड जो होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो लेस देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन सॉलिड पार्टिकल्स, एंड सिमिलरली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन गैस इज द लीस्ट, सबसे कम होगी, क्योंकि आप एयर में रह रहे हैं. आप एयर, आपके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है इट इज़ मेड अप ऑफ एयर, और एयर में हमारे पास मैंने बताया ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, तरह तरह की गैसेज हैं उसमें, एंड दे आर इंटरमिक्स. तो डिफरेंट तरह के उनके पार्टिकल्स यानी उनके मॉलिक्यूल्स होंगे, बट वी आर एबल टू पेनिट्रेट, यानी हम उसमें घुस सकते हैं एयर में. वो घुस इसलिए सकते हैं, हम उसके अंदर जा सकते हैं, वी कैन हम अपना हाथ उसमें अपना डाल सकते हैं हवा में. इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है और वो एक दूसरे से लूजली बाउंड हैं. वो जब एक दूसरे से अट्रैक्ट कम हो रहे हैं, कम लेवल पे हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनके बीच में स्पेसेस ज़्यादा हैं, और स्पेसेस ज़्यादा हैं तो आप इजीली इसमें हम कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, इंटरमिक्स कर सकते हैं, और हमें इसमें अपना हाथ डालने में कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है. बहुत ईजीली हम अपना हाथ डाल सकते हैं. ऑलराइट, तो हमें इससे पता चल गया ये अट्रैक्शन के बेसिस पे हम मैटर के 3 स्टेट्स डिफाइन करते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कभी अगर कंपटीशन में आए तो यू विल हैव टू आंसर कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट दे अट्रैक्ट ईच अदर, the particles attract each other. That is why the states of matter are divided into 3 categories based on the force of attraction of these particles. Alright, ये क्वेश्चन हो सकता है आपके टेस्ट में आए एज MCQ, तो ये याद रखिएगा अपना. फाइन, मूविंग ऑन टू द स्टेट्स ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर में मैंने बताया 3 स्टेट्स हैं अभी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और ये इस बेसिस पे हैं कि उनके पार्टिकल के नेचर के ऊपर. पार्टिकल के नेचर से मतलब क्या है, दे हैव डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो पार्टिकल के नेचर के बेसिस पे हमने इनको डिवाइड करा था, और वो पार्टिकल का नेचर क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स. ऑलराइट, एंड देन वी विल डिस्कस ये पर्टिकुलर स्टेट ऑफ मैटर जो है वो होते क्या हैं, क्या क्या होता है उनके बीच में, कैसे हम उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो सॉलिड स्टेट अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो ऑब्वियसली सबको पता है सॉलिड स्टेट जो है हार्ड. हम सबसे पहले दिमाग में आता है सॉलिड से हार्ड. अब वो हार्ड क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत टाइटली बाउंड होते हैं. उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाईएस्ट होता है, तो वो टाइटली बाउंड है, तो इसलिए उनका अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में, ऑर्डर में उसके पार्टिकल्स लगे हुए होंगे. और वो जब किसी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में लगे हुए हैं तो उनकी अपनी एक स्पेसिफिक शेप होगी, यानी वो शेप स्पेसिफिक है टू दिस सम सॉलिड. सपोज सॉलिड नंबर 1 है और दूसरा सॉलिड नंबर 2 है, तो सॉलिड नंबर 1 की अगर कोई चीज़ है तो वो उसकी शेप अलग होगी और इसकी शेप अलग होगी. इसकी हो सकता है शेप ये हो, इसकी हो सकता है शेप ये हो, और इसकी स्पेसिफिक, हमने कहा ना ये दिस शेप इज स्पेसिफिक, इनकी शेप स्पेसिफिक है टू द पर्टिकुलर सॉलिड. प्लस दे हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, यानी आप इसके अंदर कोई चीज़ डाल नहीं सकते, इनकी अपनी एक बाउंड्री है. कभी आपने एटमॉस्फेयर की या एयर की कोई बाउंड्री देखी है? नहीं ना. तो दिस इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट सॉलिड स्टेट के उनकी अपनी एक बाउंड्री होती है. बाउंड्री मतलब उनकी एक सीमा है कि ये इसके अंदर उनके पार्टिकल्स रखे हुए हैं एंड दिस इज़ देयर बाउंड्री, इसके बाहर पार्टिकल्स नहीं जा रहे हैं. फाइन. एंड क्योंकि उनका एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है, उनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, उनकी एक बाउंड्री होती है, दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम, उनकी एक डेफिनाइट वॉल्यूम होती है जो आप पता कर सकते हैं. यू कैन कैलकुलेट, यू कैन हैव द वैल्यू ऑफ दैट वॉल्यूम. ठीक. अब मुझे ये कोई बता सकता है कि कुछ आइडिया है कि इसकी काइनेटिक, हमने ये भी पढ़ा है कि भाई पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होती है मैटर के, तो सॉलिड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी कम होगी? भाई ऑब्वियसली ये पार्टिकल जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इतने टाइटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इनके पास काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनका मूवमेंट तो हो ही नहीं रहा, ये कहीं मूव नहीं कर रहे, ये एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ये मूव नहीं कर रहे. अगर ये मूव करने लगेंगे तो इनका सॉलिड स्टेट ख़त्म हो जाएगा.
सॉलिड स्टेट का मतलब ही ये होता है कि ये अपनी जगह जहाँ है वहाँ से हिले ना, ऑल राइट, एंड दैट इज़ वाई दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होगी इनके पार्टिकल्स के बीच में, क्योंकि दे आर जनरली अरेंज्ड इन ऑर्डर एंड इसलिए उनकी फिक्स शेप रहती है और इसीलिए उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस मतलब हमने, अगर मेरा सॉलिड इतना चौड़ा है तो वो इतना ही चौड़ा रहेगा इवन आफ्टर आई अप्लाई सम फोर्स, अनटिल अनलेस इतनी फोर्स हो कि वो शेप चेंज कर दे, विच इज़ वेरी मच, तो वो तब जाके उसको कुछ हम उसकी शेप में चेंज ला सकते हैं, हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इसके पार्टिकल्स को फर्दर कंप्रेस कैसे करोगे? अगर उनके बीच में स्पेस होती तो मैं इसको कंप्रेस कर सकती थी कि अब कंप्रेस करने के बाद मैंने इसको ऐसे कर दिया, ठीक, लेकिन जब इनके पास स्पेस ही नहीं है तो ये कंप्रेस कहाँ होंगे, ये तो ऑलरेडी कंप्रेस्ड फॉर्म में है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम अमंग द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ये हम पढ़ चुके हैं और इसी बेसिस पे हमने ये बताया कि स्पेसिफिक शेप होती है, डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है और वॉल्यूम होती है और इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होती, प्लस ये कंप्रेस नहीं हो सकते। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल। हम ये सोचते हैं रबर बैंड भी तो सॉलिड है, पर हम उसे तो एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड मतलब हम उसे खींचते हैं, उसकी शेप चेंज करते हैं। सिमिलरली स्पंज जो होता है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, राइट। तो अब मुझे ये बताओ कि ये सॉलिड हैं कि नहीं? येस, ऑल ऑफ देम आर सॉलिड्स, ऑल ऑफ देम आर सॉलिड्स एंड ऑल ऑफ दीज फॉलो द प्रॉपर्टीज दैट आर स्पेसिफिक टू द सॉलिड स्टेट, यानी ये तीनों प्रॉपर्टीज इनमें होती हैं। दे हैव लेस काइनेटिक एनर्जी, they have more force of attraction, they cannot be like their shape cannot be changed. But what happens, rubber band जो होता है, sponge जो होता है, वो अपनी शेप सिर्फ तब चेंज करता है, जैसे मैंने बताया ना, अगर हमने फोर्स बहुत लगाई, इतनी लगाई कि इसकी जो अपनी पोटेंशियल फोर्स है, अपने अंदर जितना पोटेंशियल है उससे ज़्यादा फोर्स लगा दी मैंने अगर, तो हाँ डेफिनेटली उसकी शेप चेंज हो जाएगी। या कुछ चीज़ें तो अगर जैसे वुड है, अगर मैंने उस पर ज़्यादा फोर्स लगाई तो वो शेप नहीं चेंज करेगा, वो टूट जाएगा। लेकिन रबर बैंड जो होता है वो उसमें थोड़ा सा इलास्टिक नेचर होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो एक पॉइंट तक स्ट्रेच होगा, उसके बाद आता है ब्रेकिंग पॉइंट जहाँ पर वो भी टूट जाता है ज़्यादा फोर्स लगने पर। फाइन, तो हम ये इसको भी विदाउट एनी डाउट सॉलिड स्टेट में ही क्लासिफाई करेंगे। स्पंज जो होता है, स्पंज हमें लगता है कि स्पंज क्यों हो रहा है, क्यों सॉलिड स्टेट में है? भाई स्पंज भी फोर्स लगने पे ही अपनी शेप चेंज कर रहा है, अदरवाइज वो जब रखा हुआ है तो वो कोई अपनी शेप नहीं चेंज कर रहा। ऑल्सो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्ट। हमने कहा सॉलिड जो होती हैं दे हैव अ स्पेसिफिक शेप, लेकिन भाई सॉल्ट मैंने अपने घर में एक ओवल डिब्बे में रखा देखा है, तो क्या वो तो फिर उस डिब्बे की शेप ले रहा है? नो, दैट इज़ नॉट ट्रू। सॉल्ट हम एक्चुअली कहते हैं उसके एक पर्टिकुलर ग्रेन को, उसका एक पर्टिकुलर ग्रेन जो है दैट इज सॉल्ट विच इज़ नॉट चेंजिंग, चाहे आप किसी भी डिब्बे में रखें। दिस सॉल्ट इज़ मेड अप, सॉल्ट जो होता है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स हमेशा वैसे ही रहते हैं, चाहे आप कहीं भी रखें, कैसे भी रखें, उनकी शेप तो नहीं चेंज हो रही। तो इसलिए हम सॉल्ट को क्लासीफाई करते हैं सॉलिड स्टेट में, क्योंकि एक्चुअली सॉल्ट वो एक छोटा ग्रेन है, जो एक ग्रेन को सॉल्ट कहते हैं। वो ढेर सारे ग्रेन्स मिलके हम यूज़ करते हैं, लेकिन सॉल्ट तो होता है वो एक छोटा सा ग्रेन और उसकी शेप अपनी जगह पे रहती है, वो चेंज नहीं हो रही। लिक्विड स्टेट जो होता है, लिक्विड स्टेट की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली प्रॉपर्टी उसकी एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, यानी अगर मैंने 20 लीटर्स लिया है तो उसका वो 20 लीटर्स ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और दूसरी चीज़, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज हो जाती है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पानी कभी मैंने ग्लास में ले लेती हूँ, कभी बॉटल में ले लेती हूँ, कभी बॉटल में ले लिया, कभी ग्लास में ले लिया, कभी मैंने एक फैले हुए यूटेंसिल में ले लिया। तो लिक्विड जो होता है वो एक्वायर करता है शेप ऑफ द कंटेनर, इट डज नॉट हैव एनी फिक्स शेप। प्लस उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ये हमने पढ़ा कि सॉलिड में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। इसीलिए उनके पार्टिकल्स के बीच में
थोड़ी स्पेस जो होती है वो ज़्यादा होती है और वो फ्लो भी कर लेते हैं, यानी दे विल पोजेस मोर काइनेटिक एनर्जी एज कम्पेयर टू सॉलिड, बट दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कम्पेयर टू सॉलिड्स, और वो इजीली फ्लो कर पाते हैं। इसलिए तो जो लिक्विड होता है वो फ्लूइड होता है। फ्लूइड मतलब वो फ्लो कर सकता है बिकॉज दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम प्लस दे हैव लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसलिए दे कैन फ्लो फाइन। और हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो सॉलिड के कंपैरिजन में जो है ज़्यादा होती है, बट इट इज स्टिल लेस देन द काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ गैस। तो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, उनका अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है। जैसे सॉलिड में हमने देखा था उनका अरेंजमेंट फिक्स होता है, इसमें फिक्स नहीं होता। और हमने ये भी देखा कि वो कंटेनर की शेप ले लेता है, और उनके पार्टिकल्स के पास क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉलिड, दे आर ऑलवेज मूविंग, इनके अंदर मूवमेंट होगा। जैसे हमने देखा था सॉलिड में उसमें कोई मूवमेंट नहीं था, लेकिन इन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड दे आर मूविंग। अच्छा, दूसरी चीज़, कैन अदर मैटर डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, क्या हम कोई दूसरा मैटर, कोई और दूसरा मैटर उसमें डिफ्यूज कर सकते हैं। डिफ्यूज मैंने बताया था मिक्स करना, दो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स को, यानी ये कोई गैस का पार्टिकल है उसे मिक्स कर रहे हैं लिक्विड में। तो उन्होंने क्वेश्चन भी यही पूछा है कि क्या हम डिफ्यूज कर सकते हैं लिक्विड्स में कोई और टाइप के पार्टिकल्स को। येस, अदर मैटर्स कैन बी डिफ्यूज इनटू लिक्विड, चाहे वो सॉलिड हो या लिक्विड के पार्टिकल्स हो या गैस के पार्टिकल्स हो। क्यों, कोई आइडिया? इट इज़ ओनली बिकॉज दे हैव स्पेसेस बिटवीन देम, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस है, जिसकी वजह से हम कोई थर्ड पार्टिकल लाके इनकी स्पेसेस को फिल कर सकते हैं। दैट मीन्स दे कैन मेक अ मिक्सचर विद डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अगर हम सपोज करो लिक्विड में कोई सॉलिड मिक्स करें, लिक्विड में कोई सॉलिड, हमारा डेली लाइफ का एग्जाम्पल है मेकिंग शुगर, मिक्सिंग शुगर इन अ टी। जब हम चाय बनाते हैं तो उसमें शुगर डालते हैं, शुगर क्या है? सॉलिड। टी क्या है? लिक्विड। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया डिफ्यूजिंग, हम मिक्सचर बना रहे हैं किसका? शुगर एंड टी का। दिस इज़ अ मिक्सचर। ये मिक्सचर बना क्यों? क्योंकि इसमें स्पेसेस थे। टी के अंदर लिक्विड जो था वो टी है आपकी, टी जो है लिक्विड, उसके अंदर आपकी मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेसिंग थी, इसलिए शुगर जाके उस स्पेसेस में बैठ गई। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि लिक्विड्स को लिक्विड्स में हम अगर मिक्स करें, यस ऑब्वियसली पॉसिबल। अगर हम जो है इंक लें और वाटर लें, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी। या मिल्क लो, मिल्क भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो दे फॉर्म अ मिक्सचर बाय मिक्सिंग, बाय डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। डिफ्यूज कौन कर रहे हैं? पार्टिकल्स डिफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल है कि गैसेस हम लिक्विड्स में कैसे डिफ्यूज़ करते हैं? कोई ऐसा एग्जाम्पल? यस, हमने सुना है कि एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? डिज़ोल्व इन वाटर। तो वो डिज़ोल्व कैसे हुई भाई? वो भी एग्जाम्पल हुआ कि आपकी ऑक्सीजन डिज़ोल्व वाटर में हो गई है, जिससे वो फिशेस अपना ऑक्सीजन एक्वायर करते हैं। तो पानी में ऑक्सीजन भी डिज़ोल्व हो सकती है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड भी डिज़ोल्व हो सकती है। तो ऑक्सीजन का तो हमने सुना ही है कि जो नेचुरल वाटर बॉडीज़ होती हैं उनमें ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहता है, जिससे एक्वेटिक एनिमल्स अपना ऑक्सीजन लेते हैं। फाइन, ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है। हो सकता है ऐसे MCQs आ सकें आपके टेस्ट में कि ऐसा कोई एग्जाम्पल पॉसिबल है डिफ्यूजिंग सॉलिड इनटू लिक्विड्स, या डिफ्यूजिंग लिक्विड इनटू लिक्विड, या डिफ्यूजिंग गैस इनटू लिक्विड। तो हम ये समझ गए कि ये पॉसिबल है, और कहाँ कहाँ पॉसिबल ये भी हमने देख लिया। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेट, दैट इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट जो होती है, हमने पढ़ा अभी तक तो सब हम अपने आप खुद ही इसकी प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं कि भैया इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगी, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, यानी ये सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी से इसके पार्टिकल्स मूव करेंगे। लेकिन क्योंकि इसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी सबसे कम है, तो इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिंग सबसे ज़्यादा होगी। ये भी हमें समझ में आ गया। फाइन, तो इसलिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ कि इसकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती, प्लस उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। क्योंकि फिक्स शेप तो लिक्विड की भी नहीं थी, वो भी रीज़न यही था क्योंकि उसके पार्टिकल जो हैं दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, तो दे ऑक्यूपाई
जितनी उन्हें स्पेस दोगे वो उतनी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे और उतनी स्पेस की शेप भी ऑक्यूपाई कर लेंगे या एक्वायर कर लेंगे उस कंटेनर की जिसमें रखोगे। जितनी स्पेस दे दो, गैसेस एंड लिक्विड्स दे ऑक्यूपाई दैट होल स्पेस, फाइन। पर सॉलिड्स ऐसे नहीं होते, सॉलिड को एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है, स्पेसिफिक शेप होती है, वो उतनी ही ऑक्यूपाई करेंगे। अगर वो स्क्वायर शेप का है तो वो स्क्वायर शेप वाली ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा या स्पेस को। ऐसा नहीं होता कि वो फैल जाए रखने के बाद, पर गैसेज और लिक्विड फैल जाते हैं, जितनी स्पेस दोगे उसमें उतने में फैल जाएंगे। पार्टिकल जो होते हैं गैस के, उनमें बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसलिए उनके पास बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस होती है बिटवीन देयर particles, large number of spaces between them, and they can freely move in any direction, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। प्लस अब जब उनके पास इतनी सारी स्पेसेस हैं तो हम उन्हें इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। जहाँ हमने सॉलिड में देखा था कि सॉलिड तो खुद ही इतना कंप्रेस्ड है, उसे और क्या कंप्रेस करें भाई, उसके पास तो स्पेसेस ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर गैसेस के पास तो स्पेस है, गैसेस जो हैं आपके पास, उनके पार्टिकल्स पास स्पेस है। अगर मैं उसे कंप्रेस करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ। मैं यहाँ से फोर्स लगाऊँ कोई, और ये फोर्स जो है इनको कंप्रेस करेगी, तो कंप्रेस होने के बाद क्या हो जाएगा, ये अब कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, यानी ये पार्टिकल्स एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे। अब ये कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, फाइन। तो वॉल्यूम कम कर दी, इसको कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन करा हमने, कंप्रेस कर दिया गैस के मॉलिक्यूल्स को। तो कंप्रेशन सबसे ज़्यादा इजीली पॉसिबल होता है गैसेस में। हम उसे छोटे से कंटेनर में भी रख सकते हैं गैस को, हम उसे बहुत बड़े कंटेनर में भी रख सकते हैं गैस को। उसको कंप्रेस करते 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 बहुत छोटे कंटेनर में भी आ जाएंगी गैसेस। और क्योंकि इससे एक और प्रॉपर्टी में पता चली कि इसके पास एक तो स्पेसेस इतनी ज़्यादा हैं, तो हमें इससे ये भी पता चला कि इसमें हम इजीली कोई भी दूसरे टाइप के पार्टिकल्स को डिफ्यूज़ करवा सकते हैं, है ना। ये तो ऑब्वियसली जब उसमें स्पेसेस ज़्यादा होंगी तो वो इजीली दूसरे टाइप के पार्टिकल्स को अपने पास रख लेगा। तो हमने कहा डिफ्यूज़न इज़ वेरी ईजी, तो डिफ्यूज़ करवा सकते हैं। डिफ्यूजन इज़ वेरी ईजी इन द गैसेस। हम इसमें कोई और टाइप के पार्टिकल्स लाके डाल सकते हैं। प्लस दूसरी चीज़ हमें क्या पता है कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में वो मैक्सिमम होगी इन केस ऑफ गैसेस। गैसेस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी एंड दे पार्टिकल्स मूव अराउंड फ्रीली एट हाई स्पीड। इनकी वेलोसिटी बहुत हाई रहती है एंड इसकी वजह से ही उनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, अनलाइक सॉलिड। फाइन, ये समझ में आ गया रीज़न सबके। अब हमने इसकी टेबल बना ली है डिफरेंसेस की, तो ये खुद भी करने की कोशिश करें सब लोग ये एक्सरसाइज के सॉलिड लिक्विड गैसेस में डिफरेंसेस पता करें कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले डिफरेंस, सॉलिड में ऑब्वियसली इसके पास डिफिनाइट शेप है, लिक्विड के पास नहीं है, नो डिफिनाइट शेप जिसे हम कहते हैं इनडिफिनाइट शेप। प्लस गैसेस में भी कोई इनडिफिनाइट कोई शेप नहीं होती, वो शेप ले लेते हैं कंटेनर की। प्लस सॉलिड्स के पास डिफिनाइट वॉल्यूम होती है, लेकिन लिक्विड्स के पास जो वॉल्यूम होती है वो डिफिनाइट रहेगी पर वो शेप नहीं लेते। डोंट थिंक कि अगर उसके पास शेप इनडिफिनाइट है तो उसकी वॉल्यूम भी इनडिफिनाइट होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप 20 ml पानी ले रहे हैं तो ये आपकी स्पेसिफिक वॉल्यूम है उस पानी की। ये आप चाहे इस कंटेनर में रखें या इस कंटेनर में रखें, वो आएगा 20 ml ही। इट इज़ नॉट चेंजिंग, ओके। बट इन केस ऑफ गैसेस, अगर मैंने बड़े कंटेनर में रखी थी गैस, अभी वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी, लेकिन जब मैंने उसे कंप्रेस कर दिया तो वो सिर्फ इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है। यहाँ पर वो इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी, तो इसलिए हम कहते हैं गैसेस की वॉल्यूम इनडिफिनाइट होती है। प्लस ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगी और इनकी लिक्विड्स की उससे कम होगी, और गैसेस में नेग्लिजिबल होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती। इतने दूर हो जाते हैं पार्टिकल्स के, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाती है। दूर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी तेज़ होती है, इतनी ज़्यादा होती है, इतनी हाई स्पीड पे पार्टिकल चल रहे होते हैं कि वो एक दूसरे से अट्रैक्ट ही नहीं कर पाते। तो इससे हमें पता चला कि सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड्स को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि इनके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इससे कम लेकिन होती है, और इनके पार्टिकल्स भी एक दूसरे के इससे इतनी दूर नहीं होते, करीब करीब ही होते हैं, तो उसको कंप्रेस करना मुश्किल है। लेकिन गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि इनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ स्पेसेस होती हैं बिटवीन दी पार्टिकल्स। काइनेटिक एनर्जी का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? सॉलिड्स की काइनेटिक एनर्जी, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी और गैसेस की काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा गैसेस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस हम ये कह सकते हैं तो कि पार्टिकल्स कैन नॉट मूव, रादर दे वाइब्रेट। वो अपनी जगह पे वाइब्रेट कर लेते हैं लेकिन दे कैन नॉट मूव इन केस ऑफ सॉलिड। हमने देखा ना कि सॉलिड को पे हमने अगर फोर्स लगाई तो या तो वो टूट जाएगा या एक एक्सटेंट तक इलोंगेट होगा, एक्सटेंट तक स्ट्रेच होगा, फिर टूट जाएगा। तो फोर्स लगने पर सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे डू नॉट स्लाइड ओवर ईच अदर, दे डू नॉट मूव, दे कैन नॉट मूव, क्योंकि वो बहुत कंप्रेस्ड फॉर्म में अरेंज्ड हैं। तो इसलिए उनके पार्टिकल जो होते हैं वो वाइब्रेट कर लेते हैं अपनी जगह पे। उनको जो हम मैकेनिकल एनर्जी बाहर से दे रहे हैं वो उनकी वाइब्रेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वो वाइब्रेट करने लगते हैं। उनकी काइनेटिक एनर्जी सिंपल ये होती है कि वो अपनी जगह पे वाइब्रेशन करने लगते हैं। वाइब्रेशन समझ में आता है ना सबके? ऑन देयर फिक्स पोजीशन, अपनी जगह पे रह के वाइब्रेट करते हैं। लेकिन लिक्विड में क्या होता है? दे स्टार्ट स्लाइडिंग, स्लाइडिंग की वजह से दे स्टार्ट फ्लोइंग। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देते हैं, एंड स्लाइडिंग की वजह से ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर, वो एक दूसरे पर स्लाइड कर रही है, इसलिए पानी फ्लो करने लगता है। पार्टिकल्स गैस के जो होते हैं दे इजीली मूव, ये तो हमें पता ही है। पार्टिकल्स, गैस के पार्टिकल्स सबसे इजीली मूव कर सकते हैं। सॉलिड की डेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी सबसे मैक्सिमम सॉलिड की होगी, फिर डेंसिटी लिक्विड की उनसे कम होगी, और डेंसिटी गैस की तो सबसे कम होगी। फाइन, तो ये डेंसिटी का ऑर्डर हो गया। डेंसिटी क्यों? क्योंकि इसका मास, स्पेसिफिक मास होता है, इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम होती है। इसकी जो वॉल्यूम होती है वो स्पेसिफिक होती है लेकिन इसके कंपैरिजन में कम होगी क्योंकि इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, ये कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं है, इसलिए इनकी डेंसिटी कम है इसके कंपैरिजन में। इनकी डेंसिटी सबसे कम है। क्यों? इनके पार्टिकल्स तो एक दूसरे से मिलते ही नहीं है, इतने दूर दूर हैं कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नेग्लिजिबल रखती है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़ते ही नहीं है, तो डेंसिटी बनेगी कैसे? बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ डेंसिटी होती है। Solids cannot flow, they can flow and gases can also flow. तो liquid और gases can flow but solids cannot flow. Fine, ये डिफरेंस जो है ये याद कर लेना चाहिए, ये जो एग्जाम्स में भी आ सकता है। प्लस इस तरह के क्वेश्चन जो ऑर्डर है ये वाला या फिर ये वाला ऑर्डर, ये वाला ऑर्डर, फोर्स का ऑर्डर या फिर काइनेटिक एनर्जी का ऑर्डर, ये हमारे ऑर्डर्स आ सकते हैं हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स में एज MCQ फॉर्म। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर याद करना, इसे ध्यान में रखना। प्लस ये टेबल पूरी इंपॉर्टेंट है फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम्स। अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या हम मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं? हमारे पास क्या स्टेट्स हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो क्या सॉलिड जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है और क्या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकती है, या वाइस वर्सा, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएं? ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है? कहाँ हमने देखा? भाई वाटर जो है वो 3 स्टेट्स में खुद ही एग्जिस्ट करता है। एक तो सॉलिड हो गया आइस, यहाँ पर आइस, लिक्विड हो गया वाटर, और वाटर वेपर्स गैस फॉर्म में, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं? मैंने लिक्विड को हीट दी, हीट एनर्जी दी तो वो गैस बन गया हीट देने पर। मैंने सॉलिड को फ्रीज, लिक्विड को फ्रीज कर दिया तो वो बन गया आइस। मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, तो टेम्परेचर के साथ बाय प्लेइंग विद टेम्परेचर वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ दिस मैटर। दिस प्रूव्स कि ये हमारी डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल है कि मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? मैंने अभी बताया कि मैं सिर्फ टेम्परेचर के साथ खेल के स्टेट चेंज कर सकती हूँ। तो सॉलिड में देखते हैं सबसे पहले कि अगर हमने सॉलिड्स में हीट दी
एज वी हीट द सॉलिड्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल की वो बढ़ेगी। मैंने बताया था पहले भी कि अगर मैं किसी को भी बाहर से एनर्जी दे रही हूँ, हीट एनर्जी दे रही हूँ, तो उसके पार्टिकल्स की अंदर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो सॉलिड्स में भी मैंने हीट दी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगी बिटवीन द पार्टिकल्स विल डिक्रीज। यानी काइनेटिक एनर्जी एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर इनवर्सली रिलेटेड। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, बाहर से हीट दी सॉलिड्स को, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, पार्टिकल्स विल स्टार्ट मूविंग एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल डिक्रीज बिटवीन दीज पार्टिकल्स। तो मूवमेंट कैसा होता है सॉलिड्स में? दे सिंपली स्टार्ट वाइब्रेटिंग। हमने देखा अभी कि दे सिंपली स्टार्ट वाइब्रेटिंग ऑन देयर फिक्स पोजिशंस, दे एंड चेंज देयर पोजिशंस। फिर जब एनर्जी और बढ़ती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, दे स्टार्ट लूजिंग देयर बॉन्ड, वो एक दूसरे से जो अटैच थे वो दूर होने लगते हैं, दे स्टार्ट मूविंग, अपनी फिक्स पोजीशन छोड़ देते हैं। और जैसे ही वो इस टाइप के ऑर्डर में आते हैं तो वो ये तो इट इज़ सिमिलर टू लिक्विड, इट इज़ द लिक्विड स्टेट पार्टिकल्स अरेंजमेंट एंड दिस इज़ योर सॉलिड स्टेट पार्टिकल अरेंजमेंट। तो हमने देख लिया, सिंपल हीट देकर हमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करा, तो हमारे पार्टिकल्स जो हैं अब दूर दूर हो गए और सॉलिड से लिक्विड बन गया। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स एंड बिकम्स अ लिक्विड। तो ये यहाँ पर जितनी मैंने हीट दी होगी वो एक्चुअली जिस पॉइंट पे आके ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो गए, उस पॉइंट को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यानी अगर मैंने इसको 20 डिग्रीज़ की हीट दी तो 20 डिग्रीज़ के बाद मैंने स्टार्ट कर रही थी 0 डिग्री से हीट देना शुरू करी 20 डिग्री तक, और 20 डिग्री पे देखा ये सॉलिड जो है लिक्विड बन गया। तो दिस 20 डिग्री इज़ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉलिड। एग्जाम्पल, जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन। केल्विन जो है हमारी टेम्परेचर की यूनिट होती है, के सिंपली इसे हम यूज़ करते हैं के के डिनोमिनेशन से। दूसरी चीज़ आती है बहुत इंपॉर्टेंट इस कन्वर्जन में, फ्यूजन। फ्यूजन जो होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन। सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो दिस प्रोसेस विल बी कॉल्ड फ्यूजन, सिंपल, और कुछ नहीं है। और फ्यूजन में हमें मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए, फ्यूजन हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ये टेम्परेचर आपका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की चेंज से क्या इफेक्ट हो क्या रहा है जो एक्चुअली ये अपना स्टेट ही चेंज कर देता है। होता क्या है, मेल्टिंग प्रोसेस जो होता है जैसे ही शुरू होता है मेल्टिंग प्रोसेस, यानी आपकी आइस मेल्ट हो रही है और वो बन रही है पानी, यू आर गेटिंग वाटर, इंस्टेड ऑफ आइस आपको वाटर मिल रही है। यहाँ पर सॉलिड था फिर आपको मिल गया लिक्विड। तो क्या होता है जब सॉलिड रीचेज दिस मेल्टिंग पॉइंट, अगर मेरे सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट 80 डिग्री था, जैसे मैंने हीट प्रोवाइड करी, हीट 20 डिग्री से शुरू करी मैंने हीट प्रोवाइड करना और ये स्लोली 80 डिग्री पे पहुंची। जैसे ही ये 80 डिग्री पे पहुंचेगी उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना बंद हो जाता है, यानी वो 80 पे देयर इज़ अ पॉज। ये पॉज क्यों होता है, 80 से 81 क्यों नहीं हो रहा? इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि जो हीट मैं 80 के बाद प्रोवाइड करूँगी दैट हीट इज़ यूज टू कन्वर्ट द स्टेट ऑफ मैटर। और इस टेम्परेचर को इसीलिए हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं क्योंकि इसके बाद जो टेम्परेचर होता है या हीट होती है इट इज़ बीइंग यूज्ड टू कन्वर्ट दीज पार्टिकल्स एंड उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करने में काम आती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में काम आती है। और ये 80 से 81 फॉरन नहीं जाती, देयर इज़ सम पॉज एंड दैट हीट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर दिस पर्पज। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर दी मैंने हीट देकर और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी हीट देकर, तो डेफिनेटली उसका जो स्टेट है वो चेंज हो गया, वो अब आइस से लिक्विड यानी वाटर बन गया है क्योंकि मैंने इसको हीट दी थी, उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम कर दी और इसके पार्टिकल्स दूर दूर लोकेट हो गए और काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ये मूवमेंट में आ गए, इससे पहले ये मूवमेंट में नहीं थे। तो सिंपली हमने क्या कहा कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होती है या लेटेंट हीट जो होती है it is that heat which is used to break the force of attraction between particles of matter। और इस फोर्स ऑफ जब अगर हम सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्योंकि फ्यूजन जो था हमने पढ़ा इट इज़ दैट प्रोसेस थ्रू विच अ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। तो लेटेंट हीट किसकी, जब हम फ्यूजन कर रहे हों।
लेटेंट हीट जो है सिंपल टर्म है से उसके लिए जब भी किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे होते हैं हम, तो एक टेम्परेचर पे जाने के बाद हीट फर्दर इंक्रीज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम है वो हीट को यूज़ कर रहा होता है टू चेंज द स्टेट। चेंज द स्टेट करने के लिए दो मेन चीज़ें करनी होती हैं। एक तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी पार्टिकल्स को दूर दूर करना होता है, अलग करना होता है, प्लस उनको फिर जो हीट एनर्जी आती है वो उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी उनको मोशन दे देती है और इसी तरह ये स्टेट कन्वर्ट कर देता है। तो उस हीट को, दैट पर्टिकुलर हीट जो एक सिस्टम रिक्वायर करता है टू चेंज द स्टेट ऑफ द मैटर, यानी टू चेंज द या ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द पार्टिकल्स एंड चेंज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस पर्टिकुलर हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं। और जब हम ये काम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन में कर रहे हो तो उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, क्योंकि वी आर डूइंग फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस सिंपली हमने बताया था कि इट इज़ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, दैट प्रेशर विच इज़ एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर। मेरे पास यहाँ पर सॉलिड रखा हुआ है या गैस रखी हुई है, मेरे पास एयर चारों तरफ है सिस्टम के, ये एयर जो है ये इस मेरे सिस्टम पे कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी। तो दैट प्रेशर ड्यू टू द एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, ये एयर जो है, दिस एयर इज एक्सर्टिंग सम प्रेशर बिकॉज दिस वाटर इज डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद दिस एयर, तो ऑब्वियसली ये एयर इस पर कुछ प्रेशर लगा रही होगी। तो दैट प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सिंपल। अब हम देखते हैं कि लिक्विड्स में क्या होता है। अगर हमने कहा कि जैसे सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल हम इंक्रीज़ करते हैं उसमें और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज़ करते हैं, सिमिलरली हम लिक्विड्स में भी जब हीट देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। यानी अभी मेरे पार्टिकल्स ऐसे लगे हुए थे, ऐसे लगे हुए थे, जब मैंने इन्हें हीट दी तो वो अब ऐसे लग गए दूर दूर, वेरी वाइड अपार्ट, क्योंकि मैंने इनकी एनर्जी बढ़ा दी। अब वो एनर्जी जैसी बढ़ेगी वो मोशन शुरू कर देंगे, इधर से उधर भागना शुरू कर देंगे, प्लस उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई, यानी एक दूसरे से जो चिपकने की, जो अट्रैक्ट करने की या स्टिक करने की जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई है, तो वो एक दूसरे से दूर दूर लोकेट हो जाएंगे। यहाँ पर नया टर्म आता है बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने पढ़ा था मेल्टिंग पॉइंट, यहाँ पर आता है बॉइलिंग पॉइंट, बिकॉज यू आर बॉइलिंग समथिंग। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब लिक्विड जो है स्टार्ट कर दे बॉइल्स एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वो टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। यानी मेरा जो पानी था मैंने उसमें हीट दी, मैंने हीट देती रही 80 से 80 पे पहुंची, 80 से फिर 90 पे पहुंची, 90 से फिर 100 पे पहुंची। जैसे ही 100 पे पहुंची तो जितना प्रेशर ये एयर लगा रही थी इस पे, लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी जितना प्रेशर एटमॉस्फेयर इस पे लगा रही थी उतने प्रेशर पे ही ये उबलने लगा। तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट उस पर्टिकुलर लिक्विड का। जैसे कि हमारे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन, जो सेल्सियस में होता है 100 सेल्सियस। ओके, लेटेंट हीट यहाँ पर भी आती है, क्योंकि भाई चेंज ऑफ स्टेट तो यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट किस में हो रहा है? फ्रॉम लिक्विड टू गैसेस। और गैसेस क्या होते हैं? वेपर्स। तो वेपर से ही हमने नाम लिया हीट ऑफ वेपराइजेशन। वेपर बनाने वाली हीट कितनी यूज हुई? हीट ऑफ वेपराइजेशन हमारी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड। अब हमने यहाँ पर एक स्पेसिफिक अमाउंट डिफाइन कर दिया कि अगर मैंने 1 किलो लिक्विड यूज़ करा और उसको हीट करा, तो जितनी भी हीट मैंने यूज़ करी, मैंने 100 सेंटीग्रेड मुझे यूज़ करनी पड़ी हीट, तो वो इसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगी। हीट एनर्जी जितनी भी यूज़ करी टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस के अंदर उसके बॉइलिंग पॉइंट पे मैंने कन्वर्ट कर दिया।
The amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into a gas at atmospheric pressure at its boiling point. होता क्या है, जैसे ही लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे आता है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो हमने क्या कहा, एक अमाउंट तक तुमने हीट एनर्जी दी, 100 डिग्री तक हीट एनर्जी प्रोवाइड करी इस पर्टिकुलर लिक्विड को. फिर उसके बाद यहाँ पर हीट जो होगी वो रुक जाएगी, क्योंकि वो हीट इज़ बीइंग यूज्ड टू कन्वर्ट दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इनटू वेपर फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं. यहाँ पर हमारे पास था वाटर लिक्विड फॉर्म में. तो ये जो कन्वर्जन करने में जो हीट यूज़ हुई, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, सिर्फ टेम्परेचर क्या हो रहा है उतना ही है. बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचने के बाद हम जो भी हीट यूज़ कर रहे हैं 1 kg लिक्विड को कन्वर्ट करने में इनटू गैसेस, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं. सिंपल, फाइन. लेट्स मूव ऑन टू द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन गैसेस का क्या होता है भाई जब उस पर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं. तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है बिटवीन द पार्टिकल्स वो डिक्रीज करेगी एंड दे टर्न इनटू लिक्विड. अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करवाते हैं गैसेस का, अब भाई सिंपल यही तो होता है कि हमने सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ा, हीट करा तो लिक्विड बना, लिक्विड से गैसेस बन गया. ये कब था, जब हम हीट प्रोवाइड कर रहे थे, यहाँ पर हीट एनर्जी दे रहे थे. अब इसी की उल्टी साइकिल चलती है. इस केस में हम क्या करेंगे, हीट को डिक्रीज करेंगे, यानी टेम्परेचर आपका डिक्रीज हो रहा है. टेम्परेचर डिक्रीज करने से क्या होगा, उनकी काइनेटिक, जब कोई भी पार्टिकल, अगर मैं उसकी टेम्परेचर को कम करूँगी तो उसके पार्टिकल जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी उनकी कम हो जाएगी, वो एक जगह रुकना शुरू हो जाएंगे. दे स्टार्ट फ्रीजिंग, है ना. यू आर टेकिंग देयर एनर्जी, तुम हीट टेम्परेचर कम कर रहे हो तो इनके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो रिलीज होने लगेगी और बाहर चली जाएगी सिस्टम के. जब उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो वो स्टैटिक होना शुरू हो जाएंगे, रुकना शुरू हो जाएंगे, चलते चलते उनकी स्पीड कम हो जाएगी और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो बढ़नी शुरू हो जाएगी. तो काइनेटिक एनर्जी जैसी डिक्रीज होगी एंड दे टर्न इनटू लिक्विड, बैक टू लिक्विड. ठीक, कंडेंसेशन जो होता है या लिक्विफेक्शन जो होता है, ये उस प्रोसेस को कहते हैं कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर. मैंने टेम्परेचर कम किया और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन. दिस इज योर प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, ये नेचुरल प्रोसेस होता है, पर होता क्या है, जब आपकी वाटर बॉडीज से वेपर जाते हैं, यहाँ से सन आता है, सन रेज की वजह से ये पानी गर्म हो रहा है. पानी गर्म होकर वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं, वाटर वेपर्स ऊपर जाके क्या होता है, यहाँ पर कंडेंस, ऊपर टेम्परेचर कम है, वो कंडेंस होकर सॉलिड क्लाउड्स बनाते हैं. एंड दीज क्लाउड्स आर अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन. यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है किसका, वाटर वेपर्स के फॉर्म में जा रहा है, ये गैशियस स्टेट में जा रहा है. वाटर यहाँ लिक्विड था, यहाँ से हवा में आया इनटू एयर एज वाटर वेपर. दीज वाटर वेपर्स आर फर्दर कंडेंस टू फॉर्म क्लाउड्स, क्योंकि यहाँ पर ऊपर आसमान में टेम्परेचर बहुत कम होता है जिसकी वजह से ये कंडेंस हो जाते हैं. लिक्विड्स क्या करते हैं, जब लिक्विड्स की एनर्जी पार्टिकल्स के बीच में डिक्रीज करेंगे, अगर हम इनका टेम्परेचर डिक्रीज करें लिक्विड का, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी उनकी भी कम होगी. सिंपल फंडा है कि टेम्परेचर डिक्रीज करो, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी. दे टर्न इनटू अ सॉलिड, तो क्या होगा, दे विल टर्न इनटू अ सॉलिड. यहाँ पर भी मैंने टेम्परेचर डिक्रीज करा है एंड दे विल टर्न इनटू सॉलिड. उल्टी साइकिल चल गई एंड दैट दे फॉर्म आइस. यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब प्रोसेस आता है, सब्लिमेशन. ये सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन इज द स्टेट चेंज ऑफ अ गैस डायरेक्टली इनटू योर सॉलिड. ऐसा कभी पॉसिबल है कि भाई मेरा यहाँ गैसियस स्टेट में था, मैंने उसको डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, या सॉलिड को डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा पॉसिबल है? उसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं. जब हम
गैस को कन्वर्ट करें या सॉलिड को कन्वर्ट करें इनटू गैस, इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस, सब्लिमेशन का प्रोसेस का एग्जांपल है कैम्फर। कैम्फर जो नेप्थलीन बॉल्स भी देखी होंगी, कैम्फर भी होता है, वो क्या होते हैं, वो सॉलिड होते हैं, उन्हें हम कपड़ों में डाल देते हैं, दे इवेपोरेट ऑन देयर ओन एंड दे फॉर्म वेपर्स। वो लिक्विड नहीं बनाते, दे यू नेवर सी, आप अगर कपड़ों में नेप्थलीन बॉल्स डालें या अगर कैम्फर होता है, कैम्फर यूज़ होता है डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, उसको हम अभी कभी रखें निकाल के तो वो हवा में इवेपोरेट हो जाता है, वो इट डज़ नॉट कन्वर्ट इनटू लिक्विड, इट डज़ नॉट फॉलो दिस पर्टिकुलर साइकिल। ये साइकिल नहीं फॉलो करता कि पहले गैस लिक्विड में जाए फिर लिक्विड से सॉलिड, वो डायरेक्टली गैस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो होता क्या है, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर हमने देखा वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर इनटू वन अनदर। इसमें कुछ हमने एक्सेप्शनल भी देख लिया। एक्सेप्शनल क्या है, एग्जाम्पल है कैम्फर का, जहाँ पर सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ एक्सेप्शन। तो इसका एग्जाम्पल याद रखना कि सब्लिमेशन इज ड्यू टू इज डायरेक्ट चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस और गैस इनटू सॉलिड, वाइस वर्सा। ठीक है, ये हमें पता चल गया कि सब्लिमेशन इज वन एक्सेप्शनल प्रोसेस। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तक हम टेम्परेचर का चेंज पढ़ रहे थे, अब हम देखते हैं प्रेशर के चेंज से क्या फ़र्क पड़ता है स्टेट पर। अब अगर मैंने किसी चीज़, किसी अपने पार्टिकल्स हैं मेरे, उन पे मैंने प्रेशर लगाया, फोर्स नहीं लगा रही, प्रेशर लगा रही हूँ, एंड आई मेक देम, मैंने प्रेशर लगाया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बाय द वे। तो प्रेशर लगाया मैंने, इसके पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब कर दिया, प्रेशर लगाने से वो एक दूसरे के करीब आ गए। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा, मैंने क्या चेंज करा, देयर इज चेंज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम थी और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो गई। तो प्रेशर लगाने से मैंने इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज करा और इस प्रोसेस को कहते हैं कंप्रेशन। कंप्रेशन में हम यूज़ करते हैं प्रेशर, अप्लाई करते हैं और पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब लाते हैं और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच की इंक्रीज करते हैं। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कंप्रेशन। पिछले जितने प्रोसेसेस थे, चाहे कंडेंसेशन हो या फिर आपका फ्यूजन हो रहा है या आपका मेल्टिंग जो हो रही थी, उसमें भी हमने क्या करा था, सब में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहे थे। कंडेंसेशन में हम सेम यही काम करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाते हैं। जब ऑपोजिट साइकिल चलती है, जब सॉलिड से लिक्विड पे जा रहे हैं, लिक्विड से गैस जा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन जब इस डायरेक्शन में साइकिल चलती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इंक्रीज करते हैं। तो कंप्रेशन का मतलब क्या है, मैंने गैसेस थी, बहुत स्पेसेस थी, मैंने इसको कंप्रेस करके लिक्विड बना दिया। लिक्विड क्यों बनाया, क्योंकि मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा रही हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ के क्या होगा, सॉलिड, वो लिक्विड ही तो बनेगा गैस से। या अगर लिक्विड है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ाऊंगी तो वो सॉलिड बनेगा, राइट। ये तो नहीं, इधर तो नहीं होगा। तो ड्राई आइस क्या होता है, वी कंप्रेस कैसे करते हैं, डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर को गैस का। गैस जो होती है वो चेंजेस इनटू लिक्विड, तो दैट प्रोसेस कॉल्ड कंप्रेशन। तो ड्राई आइस जो होती है इज एन एग्जांपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द सॉलिड फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है ना कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने नॉर्मल फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड को गैसियस फॉर्म में देखा है। लेकिन ड्राई आइस जो होती है, जो हम यूज़ करते हैं एज फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होती है ना, जो आपके फायर सिलेंडर्स होते हैं उसमें ये ड्राई आइस ही होती है। ड्राई आइस एक्चुअली सिंपली सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है। फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, जो रेड कलर के सिलेंडर्स देखे होंगे सबने, तो उनमें ये ड्राई आइस फिल्ड होती है। तो ये याद रखना, कहीं एग्जाम में, एमसीक्यू में, एंट्रेंस टेस्ट में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस इज योर सॉलिड CO2। ठीक, इट कैन डायरेक्टली टर्न इनटू गैस बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर टू 1 atmosphere। 1 atmosphere is the unit of pressure, ATM is the unit of pressure। Alright,
तो हमने देखा कि हम जो है कंप्रेशन का मतलब क्या हुआ, कंप्रेशन का मतलब होता है कि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग लेस force of attraction of particles into higher force of attraction particles, and this process called compression. उसका एग्जाम्पल था ड्राई आइस. अब आते हैं इवेपोरेशन में. इवेपोरेशन भी सिंपल टेम्परेचर का खेल है. क्या होता है, हमने नेचुरल प्रोसेस देखा है कि इवेपोरेशन की वजह से ही बारिश होती है. क्यों? क्योंकि जब वाटर जो होता है सन की हीट से इवेपोरेट कर जाता है तो वो वाटर वेपर्स बनाता है. यहाँ पर लिक्विड होता है, यहाँ पर गैस हो जाती है और यहाँ पर वो कंडेंस होता है, क्लाउड्स बनाता है. तो एक्चुअली ये इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है, हमें ये तो पता है कि पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, दे आर नेवर एट रेस्ट. दूसरा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे पोजेस डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. हर पार्टिकल की अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होगी. अब जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, दे हैव मोर काइनेटिक एनर्जी. The particles of liquid, उनके comparison to solid, they have more kinetic energy. Therefore, they are able to overcome the forces of attraction. इसलिए वो क्या करते हैं, उनके पास एनर्जी ज़्यादा है. तो अगर ये वाला पार्टिकल इसको खींच रहा होगा तो वो इसको खींचने की जगह वो इधर मूव करना या मूवमेंट अपना रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम कर पाते हैं ड्यू टू देयर हाई काइनेटिक एनर्जी. होता क्या है यहाँ पर, दे आर सिंस दे आर एबल टू ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू वेपर. इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी अच्छी खासी होती है, तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी फर्दर इंक्रीज करके और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फर्दर डिक्रीज करके वो कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू गैसेस. यहाँ पर लिक्विड था, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. इवेपोरेशन इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर. लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है एट एनी गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो सबसे मेन चीज़ याद करने की क्या है कि ये बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे ही वो इवेपोरेट हो जाता है. इवेपोरेट मतलब लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. इवेपोरेशन इज़ डिफरेंट देन बॉइलिंग. हम उसको बॉइलिंग से रिलेट नहीं कर सकते या सिमिलर नहीं कह सकते, क्योंकि बॉइलिंग जो होती है उसमें हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होना चाहिए जो तुम्हारे इस लिक्विड का प्रेशर है उसके, तब हम कहते हैं कि इट इज़ बॉइलिंग. बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन ही ये बताई थी हमने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब वो बॉइल करने लगे लिक्विड, तो उस पॉइंट को, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं. लेकिन इवेपोरेशन में जो वेपर का प्रेशर होता है, यानी वेपर यानी आपके ये जो वेपर्स बन रहे हैं, इसके जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स थे उनके वेपर्स बन रहे हैं, वो वेपर प्रेशर जो होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर का प्रेशर. एटमॉस्फेयर का मैंने प्रेशर बताया ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज सिंपली द प्रेशर ऑफ द एयर अराउंड. तो यहाँ से जो वेपर्स बन के जा रहे हैं उनका जो प्रेशर था वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है. इस केस में वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिमिलर थे. तो इसलिए क्या होता है, बॉइलिंग जब होती है तो वहाँ पर बबल्स बनते हैं. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बबल एंड दीज बबल राइज टू फॉर्म वेपर्स. हेयर इन दिस केस ऑफ इवेपोरेशन यहाँ पर कोई बबल्स नहीं बनते. सिंपली जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे कन्वर्ट देमसेल्व्स फ्रॉम लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू वेपर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर वेपर का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम होगा. इसी वजह से वो यहाँ से नीचे से ऊपर मूव कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, तो दे मूव इन दिस डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट इवेपोरेशन को अफेक्ट करती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी आ सकता है और इसमें से पॉइंट्स उठा के डायरेक्ट आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं. तो इसमें 4 फैक्टर्स हैं. पहला फैक्टर है, अगर हम किसी यूटेंसिल का या किसी हम लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा दें तो हम उसके रेट ऑफ इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं. इफ़ेक्ट करने का मतलब है कि या तो आप उसको रेट को डिक्रीज़ करिए या फिर इंक्रीज़ करिए. 2 ही फॉर्म हो सकते हैं इफेक्ट करने के. तो वो 3-4 जो कंडीशंस है, पहली कंडीशन है इंक्रीज़ करना सरफेस एरिया. तुमने देखा होगा अगर हम
चाय जो है कप में पीते हैं तो वो देर में ठंडी होती है, लेकिन अगर हम उसे सॉसर में डाल दें तो वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल, वेरी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ योर इंक्रीजिंग सरफेस एरिया टू इंक्रीज द रेट ऑफ इवापोरेशन। क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। पार्टिकल्स हैव गेट मोर स्पेस, जब उनको हम बड़े कंटेनर में रखते हैं, बड़ा स्पेस देते हैं, एरिया ज़्यादा देते हैं, दे गेट मोर स्पेस एंड इसलिए वो ईजीली इवेपोरेट हो जाते हैं। दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एटमॉस्फेयर, यहाँ से उनका एटमॉस्फेयर से कॉन्टैक्ट बढ़ गया। एटमॉस्फेयर से कॉन्टैक्ट बढ़ गया तो ज़्यादा पार्टिकल जो हैं वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, तो इसलिए वो ज़्यादा पार्टिकल्स एक साथ इवेपोरेट हो सकते हैं। इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर मैंने किसी चीज़ का, किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इवेपोरेशन इंक्रीज होगा डिक्रीज? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि हम एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो पार्टिकल ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे एंड मूवमेंट की वजह से उनकी जो है उनका हीट एनर्जी जो हमने कन्वर्ट करी इनटू काइनेटिक एनर्जी, उनके पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाएगा एंड दे इजीली कन्वर्ट देमसेल्फ फ्रॉम वेपर टू गैसेस। यानी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई है तो ऑब्वियसली फोर्स हमारी अट्रैक्शन की कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुई तो दैट मीन्स हमारा स्टेट चेंज हो रहा है। अगर हम ह्यूमिडिटी से क्या फ़र्क ला सकते हैं? ह्यूमिडिटी अगर हम बढ़ा दें तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा। ह्यूमिडिटी इज सिंपली प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन योर एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर्स की प्रेजेंस विल डिक्रीज योर रेट ऑफ इवेपोरेशन। हीट नहीं है यहाँ पर वाटर वेपर्स ही प्रेजेंट है। इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज योर इवेपोरेशन। क्यों? क्योंकि वाटर जो होगा एयर में वाटर प्रेजेंट है, वो इंक्रीज कर दिया हमने ह्यूमिडिटी बढ़ाने से, वाटर कंटेंट एयर में बढ़ गया तो अब इवेपोरेशन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पर ऑलरेडी वेपर्स हैं प्रेजेंट आपके सराउंडिंग में। तो यहाँ से वो जो वेपर्स बनने थे वो नहीं बनेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर हम हवा बढ़ा दें, इंक्रीज इन विंड, कभी देखा है जब हवा तेज चल रही हो तो कपड़े ज़्यादा जल्दी सूख जाते हैं? इट इज़ ड्यू टू द इंक्रीज इन द रेट ऑफ इवेपोरेशन। तो क्या होता है, वाटर वेपर्स आर ब्लोन ईजिली अवे। जो यहाँ पर मेरे यहाँ इस सरफेस के ऊपर वाटर वेपर्स होंगे उन्हें ये हवा भगा देगी ऊपर से और ये जगह खाली हो जाएगी, तो यहाँ से फिर वो नीचे से फिर और वेपर्स आने की जगह बन जाएगी और वेपर्स को आने की। तो इसलिए ये 4 इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू प्लस फॉर द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि इनमें से कुछ भी ये पूछ सकता है और एग्ज़ाम में इनके रीजंस पूछ सकते हैं क्यों है ऐसा, और ये चीज़ें आपके कंपटीशन में आ सकती हैं कि विच ऑफ दीज आर फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो एक तो फैक्टर हो गया सरफेस एरिया, दूसरा फैक्टर हो गया टेम्परेचर, तीसरा फैक्टर हो गया ह्यूमिडिटी और चौथा हो गया स्पीड ऑफ विंड। ये याद रखना ज़रूरी है सबको। हाउ इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, हमें ये भी देखना है कि इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है। तो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन यूजेज एनर्जी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल्स। हमारे लिक्विड पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उन्हीं एनर्जी को यूज़ करके वो इवेपोरेशन कंडक्ट करवाता है, परफॉर्म होता है। देयरफॉर द पार्टिकल जो होंगे किसी लिक्विड के अंदर, they absorb energy from the surrounding in order to compensate the energy that is being lost in the process of evaporation and this results in cooling of the surrounding area। यहाँ पर क्या था, इनकी एनर्जी तो evaporation में चली गई, अब ये वाले पार्टिकल्स के पास एनर्जी की कमी आई तो वो यहाँ से एनर्जी लेंगे और यहाँ से एनर्जी जब आती है तो यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट महसूस होता है। पानी के ग्लास के बाहर ड्रॉपलेट्स देखी हैं या ठंडी बोतल रखी हो अगर, उसके जो चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स जो बन जाती हैं, दैट इज़ ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल आर एसीटोन जो होता है, जो नेल पेंट रिमूवर होता है, अगर उसे हाथ पे लगाएं तो वी फील कूल। क्यों? बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, और वो वेपर्स कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो आपकी हाथ की हीट यूज़ करते हैं। उसके पार्टिकल जो हैं उनके पास जो एनर्जी होती है वो तो चली जाती है
वेपर बनने में। फिर इनकी जो वेपर्स, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास एनर्जी की कमी होती है, तो वो आपके हाथ की हीट लेते हैं और इसलिए आपका हाथ ठंडा महसूस होता है। पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन देयर रूफ्स और ग्राउंड ऑन सनी डेज टू कूल द एरिया। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ में कि लोग जो है बाहर पानी का छिड़काव करते हैं छतों पर या अपने आंगन में या आपके जो बैक यार्ड होते हैं उनमें, ताकि एक ठंडा एहसास महसूस हो। क्योंकि क्या होता है, जब पानी सरफेस पे डालेंगे, रूफ पे डालेंगे या ग्राउंड पे डालेंगे, तो हीट की वजह से हीट जो होगी वो तो एवापोरेट हो जाएगी और जो ज़मीन होगी वो ठंडी हो जाएगी। वी आर एबल टू सिप हॉट टी फास्टर इन अ सॉसर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि सरफेस एरिया बढ़ाने से हमारा सॉसर वाली टी जल्दी ठंडी हो जाएगी और कप वाली टी देर में ठंडी होगी। हाउ evaporation causes cooling, why people wear cotton clothes in summer। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम लोग कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनते समर में। क्योंकि हमें समर में वी परस्पायर मोर, यानी वी स्वेट अलॉट, और जब हम स्वेट करते हैं तो स्वेट इजीली एवापोरेट हो जाएगा फ्रॉम आवर बॉडी अगर हम कॉटन क्लोथ्स पहने, क्योंकि दे हैव पोर्स एंड दे कैन absorb the sweat and they expose it to the atmosphere, जो फिर वो एटमॉस्फेयर में evaporate हो जाते हैं और हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से it gives us cooling effect during the summer days। इसलिए हम कॉटन क्लोथ्स पहनना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, वाटर ड्रॉपलेट्स अपेयर अराउंड द ग्लास विथ कोल्ड वाटर रखा उसके चारों तरफ, या कोल्ड ड्रिंक होती है ग्लास में अगर, तो उसके चारों तरफ वाटर के ड्रॉपलेट्स दिखने लगते हैं। वो क्यों होते हैं? इट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द सेम रीज़न, क्योंकि देयर आर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर एंड व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द वॉल्स ऑफ द ग्लास, और वॉल्स ऑफ द ग्लास तो ठंडी हैं, दे आर कोल्ड। यहाँ पर हैं वाटर वेपर्स हवा में, तो जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, दैट हैज़ आइस कोल्ड वाटर इन इट, दे कंडेंस, वो यहाँ पर आके कंडेंस हो जाते हैं। वो यहाँ पर गैस जो है कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, तो किस वजह से? जैसे हमने देखा था, यहाँ से तो गए थे वाटर वेपर्स, लेकिन यहाँ जाके वो क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स। तो क्या हुआ था यहाँ पर? कंडेंसेशन। तो ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने बताया था कि ग्लास के चारों तरफ ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन हो रहा है किसका? यहाँ एयर में जो वाटर वेपर्स हैं, दे कन्वर्ट इनटू लिक्विड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कोल्ड टेम्परेचर ऑन द ग्लास वॉल। सिंपल। साइंटिस्ट ने 3 मैटर के स्टेट्स की जगह अब 5 मैटर ऑफ स्टेट्स डिस्कस कर लिए हैं। 2 नए जो मैटर ऑफ स्टेट्स हैं वो हैं प्लाज्मा एंड बोर्न-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अब हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर में 5 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोर्न-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा इज अ स्टेट ऑफ मैटर जिसमें पार्टिकल्स आर सुपर एक्साइटेड, यानी दे हैव हाई लेवल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दे आर सुपर एक्साइटेड प्लस दे आर सुपर एनर्जेटिक, दे आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज गैसेस। आयनाइज गैसेस का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल है, ये गैसेस स्टेट में। जब इसको मैंने ब्रेक कर दिया तो ये 2 आयन्स बनाएगा, एंड दीज आयन्स जब ये इस फॉर्म में आ जाता है तो हम इसको कहते हैं प्लाज्मा, आयन फॉर्म में है। इसके एग्जाम्पल हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स होते हैं, लाइट के लिए यूज़ होते हैं, और नियॉन लाइट बल्ब्स जो होते हैं, दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, क्योंकि इनके पास सुपर एक्साइटेड, सुपर एनर्जेटिक आयन्स होते हैं गैसियस मॉलिक्यूल्स के। सिंपल। जो नियॉन बल्ब्स होते हैं, दे कंटेन नियॉन गैस होती है उनके अंदर, एंड देयर अनदर गैस सच एज हीलियम गैस जो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में यूज़ होती है। तो फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में हीलियम गैस यूज़ होती है और नियॉन लाइट बल्ब्स में ऑब्वियसली नियॉन गैस यूज़ होगी। जैसे ही इन गैसेस के पार्टिकल्स के या गैसेस के आयंस के पास एनर्जी पहुंचती है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है ट्यूब में से या बल्ब में से, ये गैसेस जो होती हैं ये आयनाइज हो जाती हैं, यानी नियॉन है या हीलियम है, अगर हीलियम है आपके पास, ये जैसी इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये आयनाइज हो जाएगी और अपने वो बना लेगी आयन्स। तो ये जैसी आयन बनाएगी, इट क्रिएट्स प्लाज्मा।
inside them and that this plasma glows. जो सन होता है, स्टार्स होते हैं, दे ग्लो बिकॉज दे हैव प्लाज्मा प्रेजेंट इन देम. तो सन और स्टार्स के पास भी प्लाज्मा ही होता है जिसकी वजह से वो हमें जलते हुए नज़र आते हैं. तो प्लाज्मा इज़ द रीज़न ड्यू टू विच सन एंड स्टार्स ग्लो. बोस-आइंस्टाइन क्या होता है, हमने ये तो देख लिया. प्लाज्मा जो होता है सिंपल आयनाइजेशन होता है ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. आयनाइजेशन मतलब वो मॉलिक्यूल से आयन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और दे गिव आउट लाइट. बोस-आइंस्टाइन जो होता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर डिस्कवर्ड बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन. इसलिए हमने इसका नाम आइंस्टाइन, बोस-आइंस्टाइन दिया. ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज उन्होंने जो कंडक्ट करी थी, बोस एक इंडियन साइंटिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस, उन्होंने कंडक्ट करी थी और डिस्कवर करा था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने. दूसरी चीज़, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट होते हैं. इसके ऊपर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट जो हमारा फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, इसके ऊपर स्टडीज़ हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने करी थी, लेकिन उसको डिस्कवर फाइनली उसको डिस्कवर करा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने. यानी उसको जो बाहर निकाल के लाए कि भाई ये ऐसा होता है, वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन. इसलिए हमने साइंटिस्ट ने इनको नाम दिया बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. BEC जो होता है इस फॉर्म बाय कंडेंसिंग गैसेस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटीज़. जो बहुत ही लो डेंसिटी वाली, हमें ये तो पता है कि गैसेस की डेंसिटी तो वैसे ही लो होती है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड. गैसेस में भी जो सबसे लो डेंसिटी वाली गैसेस होती हैं उनको कंडेंसेट कर रहे हैं हम. कंडेंसेट यानी उनके पार्टिकल्स को करीब ला रहे हैं. वी आर मेकिंग देम क्लोजर एंड इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट लोअर टेम्परेचर. टेम्परेचर लो करना पड़ता है कंडेंसेशन के लिए. तो सिंपल, जब हम लो डेंसिटी वाली गैसेस को लो टेम्परेचर से एक्सपोज करते हैं, उसे कंडेंस करते हैं, वी फॉर्म बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट विच इज़ द फिफ्थ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर. इंपॉर्टेंट मेजरमेंट यूनिट्स हमारे पास हैं. वॉल्यूम की होती है क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम की यूनिट लीटर्स भी होती है, और टेम्परेचर की SI यूनिट हमारे पास केल्विन है. यूजुअली हम सेंटीग्रेड भी यूज़ करते हैं, लेकिन कन्वर्जन करना पड़ता है हमें क्योंकि SI यूनिट हमारी जो है केल्विन होती है टेम्परेचर की. वो इसका कन्वर्जन हम ऐसे करते हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 273. तो अगर केल्विन में करना हो तो केल्विन वाला टेम्परेचर हमें सेल्सियस वाला दे रखा है, सेल्सियस वाला टेम्परेचर विल बी एडेड टू 273. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो मैं केल्विन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, तो 100 प्लस 273 करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 373 केल्विन टेम्परेचर इन केल्विन. प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है. उसकी एक और यूनिट होती है एटमॉस्फेयर यानी ATM. फॉर मेजरिंग प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, we have 1 ATM is equals to 1.1 into 10 की पावर 1.1 into 10 की पावर 5 पास्कल. नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हमारी एयर का, इट इज़ 1 ATM. ये याद रखना, हमारी जो एयर है एट सी लेवल, उसका हमारी एयर का प्रेशर जो होता है वो 1 ATM होता है. सिंपल. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखना ज़रूरी है, आगे काम आएंगे. ये कन्वर्जन भी याद रखना ज़रूरी है. ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट. सो गाइज, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस सो दैट वी कैन क्लियर आवर डाउट्स अबाउट दिस चैप्टर ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. कौन सी एनर्जी, उस एनर्जी का क्या नाम है जो हम एब्जॉर्ब करते हैं व्हेन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस इज चेंजिंग. एनी आइडिया? यस, इट इज़ लेटेंट हीट. तो लेटेंट हीट की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी थी. इट इज़ दैट हीट विच इज़ एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट विच इज़ यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस. ओके, विच इज़ का फॉर्मूला हमारे पास ये है, दिस एनर्जी, दिस हीट हमेशा Q से डिनोट होती है. M इज़ योर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड L इज़ योर लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस. यानी जो उस लेटेंट हीट जो होती है वो हर सब्सटेंस की उसके लिए पर्टिकुलर हीट होती है, जो उसके लिए स्पेसिफिक हीट होती है उसकी. तो दिस L इज़ योर लेटेंट हीट. जो जिस सब्सटेंस की हम बात कर रहे होंगे उसकी लेटेंट हीट आपको प्रोवाइड की जाएगी. तो हमें निकालनी है उस सब्सटेंस ने इतने मास के लिए, जो आपको मास दिया हुआ होगा, सपोज़
ये लेटेंट हीट तो 1 kg के लिए होती है ना, लेकिन हमें चाहिए सपोज 4 kg या 50 kg के लिए, तो हमारे पास यहाँ पर हीट जो होगी वो चेंज हो जाएगी। ऑल राइट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट जो होती है वो फ्यूजन तब होगी जब हम सॉलिड से गैस में जा रहे हैं, और वेपराइजेशन तब कहलाएगी जब हम लिक्विड से गैस में जा रहे हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्रोसेस इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू गैस। तो अभी मैंने पढ़ा कि फ्यूजन जो होता है वो होता है सॉलिड से लिक्विड, और मैंने पढ़ा मेल्टिंग भी सॉलिड से ही लिक्विड जाने में होती है, आइस की मेल्टिंग। बॉइलिंग इज सिंपली बॉइलिंग ऑफ वाटर, तो ये भी नहीं है, तो बचा कौन सा, दिस। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट एनी इंटरमीडिएट स्टेट, यानी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में पहुंच गए हम सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में नहीं, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में पहुंच गए। इसका एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड एंड कैम्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड, चेंज ऑफ सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड क्या, सब्लिमेशन, पढ़ा था अभी हमने। तो a change of state directly from solid to gas without changing into liquid or vice versa is called sublimation. Next question is, dry ice is also known as, मैंने बताया था अपने लेक्चर में कि ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। तो ड्राई आइस किसे कहते हैं, सॉलिड वाटर को क्या कहते हैं, आइस सिंपली। दिस इज योर हैवी वाटर, दिस इज नॉट ड्राई आइस, दिस इज कॉल्ड हैवी वाटर। तो बचा हमारे पास ये ऑब्वियसली दिस इज मार्बल, दिस इज नॉट ड्राई आइस। तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे अंडर हाई प्रेशर जब कंप्रेस करते हैं, इट इज़ नोन एज ड्राई आइस एंड इट इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस, सॉलिड CO2 डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है गैस में। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है आपको रिगार्डिंग इवेपोरेशन इन अमंग दीज। It is a surface phenomena. Yes, one of the factors that is involving evaporation is surface area affecting. It causes cooling. Yes, it is a bulk phenomena. देखते हैं, rate of evaporation increases with increase of temperature. Yes, तो obviously बचा क्या, C. तो C is the wrong answer, wrong statement about evaporation. It is not a bulk phenomena, it is a surface phenomena. Bulk phenomena जो होता है, it happens inside the substance, तो हम उसे bulk phenomena कहते हैं। तो factors affecting rate of evaporation में हमने पढ़ा था surface area, temperature and humidity, तो bulk नहीं आता उसमें। Thank you guys for watching this video and I hope ये questions आपके लिए हेल्पफुल रहे हो टू अंडरस्टैंड द